मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं। इस वक्त जॉन अंडरग्राउंड है, यानी कि वो हाई टेबल से बचकर बोरीवेरी किंग ने बताई हुई जगह पे खुद को लड़ाई के लिए और ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि उसे हाई टेबल से अपना बदला पूरा करना है। खैर तभी बोरीवेरी किंग जॉन के पास आकर उसे एक बुलेट प्रूफ सूट देता है और जॉन से कहता है, क्या तुम तैयार हो जॉन? इसका मतलब जॉन अब हाई टेबल से मुकाबला करने फिर से जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक रेगिस्तान में आता है, जहाँ जॉन घोड़े पे सवार होकर एल्डर्स के आदमियों का पीछा कर रहा होता है। फिर जॉन उन तीनों आदमियों को गोलियों से मार देता है और एल्डर के पास जाता है, जो कि हाई टेबल के 12 मेंबरों में से एक होता है। जॉन को वहाँ देखकर एल्डर समझ चुका था कि उसकी लाइफ का आज आखिरी दिन है, क्योंकि जॉन उसे मारे बगैर वहाँ से नहीं जाने वाला। खैर जॉन एल्डर से उसकी आजादी की बात करता है, मगर एल्डर उसे कहता है ये आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाई टेबल ने तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। फिर जॉन उसे गोलियों से मार देता है, जिससे पूरा हाई टेबल जॉन के पीछे पड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में आता है, जहाँ हमबिगर जो कि हाई टेबल के लिए काम करता है ऑपरेटर से मिलकर उसे एक लेटर देता है और उससे कहता है ये लेटर अपने मैनेजर को देना। जिसके बाद हमबिगर विंस्टन से मिलता है। खैर उस लेटर में मार के डिक्रामो का ऑर्डर होता है कि इस होटल ने हाई टेबल के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए इस होटल को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ये सुनकर विंस्टन शॉक हो जाता है, क्योंकि इस होटल के साथ उसकी जिंदगी की पूरी यादें जुड़ी होती है। खैर हमबिगर ने विंस्टन को होटल खाली करने के लिए 1 घंटे का समय दिया होता है और वहाँ से जाते वक्त हमबिगर मैनेजर से कहता है मार्की डिक्रामो तुमसे मिलना चाहता है। आगे विंस्टन और कैरॉन मार्की से मिलने जाते हैं। विंस्टन कैरॉन से कहता है तुम यही रुको, अंदर कुछ भी हो सकता है। मगर कैरॉन विंस्टन का दोस्त भी होता है, इसलिए कैरॉन उसके साथ अंदर चला जाता है। यहाँ मार्की भी 1 आवर कंप्लीट होने का वेट कर रहा होता है। विंस्टन मार्की से उसे और एक मौका देने के लिए कहता है, मगर मार्की उसे कहता है तुम्हें ऑलरेडी एक मौका दिया गया था, मगर तुमने उसे गवा दिया है। विंस्टन उसे कहता है उसने जॉन विक को गोली मारी थी, मगर मार्की विंस्टन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फिर 1 घंटा खत्म हो जाता है और विंस्टन के कॉन्टिनेंटल होटल को तबाह किया जाता है। वहाँ से जाते वक्त मार्की कैरॉन को गोली मार देता है और अपने गार्ड चिडी से कहता है केन को मेरे पास भेजो। आगे हमें केन को दिखाया जाता है, जो कि जॉन की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, मगर आज के समय वो अंधा हो चुका है, क्योंकि हाई टेबल ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। खैर यहाँ वो अपनी बेटी से मिलने आया होता है। आगे केन को मार्की के सामने लाया जाता है। मार्की उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए और एक आखिरी काम करना है, तुम्हें जॉन विक को मारना है। मगर केन उसे कहता है अब वो रिटायर हो चुका है, इसलिए वो किसी दूसरे को सिलेक्ट कर ले। मार्की उसे कहता है आज उसे तुम्हारी बेटी का पता चल चुका है, अगर तुमने जॉन विक को मारने का काम एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे लोग तुम्हारी बेटी को मार देंगे। इस बात से हमें पता चलता है कि केन अपने बेटी के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है उसके रिटायरमेंट लेने के बाद भी हाई टेबल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर अपने बेटे के खातिर केन जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। मार्की केन से पूछता है तुम्हें पता है इस वक्त जॉन कहाँ पे हो सकता है? केन उसे कहता है जॉन के कुछ ही करीबी दोस्त है और उनमें से गिने चुने लोगों पर ही जॉन यकीन करता है। आगे सीन शिफ्ट होकर ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में आता है। उस होटल के मैनेजर का नाम शिमांजू होता है और खुद उसकी बेटी अकीरा उस होटल में कोऑर्डिनेटर का काम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उस होटल में नोबडी नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आया होता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। फिर नोबडी अपने लिए एक रूम बुक करता है। उसके बाद अकीरा अपने पिता से मिलती है और उनसे न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में जो हादसा हुआ था उसके बारे में बात करती है। शिमांजू उसे कहता है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हाई टेबल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा। मगर अकीरा उसे कहती है हाई टेबल को पता है कि आप जॉन के साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं, इस बात से हमारा होटल खतरे में आ सकता है। खैर यहाँ शिमांजू, केन और जॉन एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं और शिमांजू अभी भी जॉन को हेल्प कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं नोबडी अपनी डायरी रीड कर रहा होता है। उसमें हमें जॉन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन लिखी दिखती है, जैसे कि जॉन के ऊपर कितना इनाम लगा है और उस डायरी में जॉन के करीबी लोगों के नाम भी लिखे होते हैं। नोबडी एक कॉन्टैक्ट किलर होने के साथ साथ एक ट्रैकर भी होता है, यानी कि वो किसी भी इंसान की लोकेशन का पता कर सकता है। और नोबडी यहाँ जॉन को मारने के लिए आया होता है ताकि उसे $80 मिलियन मिल सके। खैर आगे शिमांजू होटल के टेरेस पे जाता है, जहाँ जॉन उससे मिलने आया होता है। शिमांजू जॉन से पूछता है क्या जॉन तुम्हें शांति मिल गई है? जॉन उससे कहता है जब तक मैं हाई टेबल के सभी लोगों को नहीं मार देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे उस होटल में मार्की के आदमी होटल खाली करने के लिए आए होते हैं और इस बार उनके साथ केन आया होता है। चिड़ी अकीरा से मिलकर उससे कहता है उसे इस होटल के मैनेजर से बात करनी है। फिर अकीरा ये बात अपने पिता शिमांजू को बताने के लिए टेरेस पे जाती है। तभी वहाँ उसे जॉन मिलता है। अकीरा जॉन को देखकर गुस्सा हो जाती है और शिमांजू से कहती है जॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? जॉन के यहाँ आने के कारण हाई टेबल के लोग यहाँ आ चुके हैं। फिर शिमांजू चिड़ी से मिलने जाने लगता है और जाते समय अपने आदमियों को जंग के लिए रेडी रहने का ऑर्डर देता है। आगे चिड़ी शिमांजू से कहता है कि हाई टेबल का ऐसा मानना है कि इस होटल में उन लोगों को शरण मिल रही है जिन्हें हाई टेबल से निकाला गया है और इसी वजह से उन्हें इस होटल की तलाशी लेनी है। शिमांजू उनसे कहता है आप चेकिंग कर सकते हैं, मगर आपको अपने वेपन को यही छोड़ना पड़ेगा। पर चिड़ी उसकी बात मानने से इनकार करता है। तभी वहाँ पे केन आ जाता है। केन को यहाँ
देखकर शिमांजू समझ जाता है कि मार्की के आदमियों को केन ने ही यहाँ पे लाया है। आगे केन शिमांजू को समझाने की कोशिश करता है मगर शिमांजू केन की बातों को नहीं मानता। तभी शिमांजू वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। फिर शिमांजू और केन के लोगों में लड़ाई चालू होती है। पहले तो शिमांजू के आदमी उनके ऊपर भारी पड़ते हैं मगर तभी वहाँ मार्की के और आदमी आ जाते हैं। उन लोगों ने ब्लैक कलर का बुलेट प्रूफ सूट पहना होता है और उनके चेहरे पर भी बुलेट प्रूफ मास्क लगा होता है, यानी कि उनको मारना आसान नहीं है। फिर उनके लोग जॉन और अकीरा के ऊपर भी अटैक करते हैं। आप सभी को पता ही है जॉन एक किलर मशीन की तरह होता है। फिर जॉन उन लोगों को मारना चालू करता है। यहाँ होटल में शिमांजू के लोग चिड़ी के लोगों को किचन के अंदर ही रोक लेते हैं। फिर चिड़ी केन से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। मूवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको केन के बारे में बताया है कि केन एक अंधा किलर होता है और वो कुछ भी देख नहीं सकता, मगर केन की सुनने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो छोटी से छोटी आवाज को भी आसानी से सुन सकता है और वो आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है उसका पता लगा सकता है। फिर केन उन लोगों को मारना शुरू करता है। केन की किलिंग का तरीका जॉन से थोड़ा हटके होता है। केन के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में गन होती है और केन दोनों ही वेपन को एक साथ यूज करने में एक्सपर्ट होता है। यहाँ किचन के अंदर कई सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, इसलिए केन रिंगिंग डिवाइस का यूज करता है। अगर किसी ने उस डिवाइस को क्रॉस कर लिया तो उस डिवाइस से डोर बेल की तरह आवाज आती है और जिससे केन को अपने दुश्मन का पता चल जाता है। आगे हम देखते हैं लड़ाई के बीच अकीरा को एक बुलेट लगती है जिससे वो घायल हो जाती है। तभी वहाँ पे शिमांजू आ जाता है और जॉन से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। फिर वहाँ से जाते वक्त जॉन के सामने केन आ जाता है। फिर उन दोनों में फाइट चालू होती है। जॉन को पता होता है कि अब केन अंधा हो चुका है और केन आवाज सुनकर ही हमला करता है, इसलिए जॉन कम से कम आवाज करता है। उस वक्त जॉन के पास काफी मौके होते हैं केन को शूट करने के लिए, मगर केन जॉन का पुराना फ्रेंड होता है और उसे पता होता है कि मार्की ने उसे ब्लैकमेल करके यहाँ पे भेजा है। फिर तभी जॉन के ऊपर नोबडी दूर से फायर करता है मगर जॉन बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे जॉन के सामने नोबडी आ जाता है मगर उस वक्त नोबडी जॉन को नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जॉन के ऊपर लगे इनाम की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। फिर जॉन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शिमांजू अपनी घायल बेटी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है मगर उसके रास्ते में केन बैठा होता है। केन उसे कहता है मुझे बस जॉन का पता बता दो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा, मगर शिमांजू उसे जॉन का पता बताने से इनकार करता है। फिर दोनों में फाइट चालू होती है। अंत में केन उसे मार देता है क्योंकि शिमांजू को ऑलरेडी एक गोली लगी होती है जिसके कारण वो केन के आगे टिक नहीं पाता। फिर केन अकीरा को जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार करेगा। फिर आगे सीन शिफ्ट होकर विंस्टन पे आता है जो कि अपने कॉन्टिनेंटल होटल को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे बोरी किंग आ जाता है। विंस्टन उसे कहता है वो मार के डिक्रामो से उसके इंसल्ट का बदला जरूर लेगा और बोरीवेरी किंग से कहता है उसे जॉन से मिलना है। यहाँ दूसरी तरफ नोबडी मार्की से मिलने वहाँ आया होता है। नोबडी उससे कहता है वो जॉन विक को ढूंढकर उसे मार देगा मगर उसके बदले उसे $25 मिलियन चाहिए। उस वक्त नोबडी मार्की के साथ काफी रूडली बात कर रहा होता है। उसे मार्की का नेचर पता नहीं होता। फिर मार्की उसके हाथ में एक चाकू घोंप देता है जिसे देखकर उसका कुत्ता मार्की के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसे देखकर चिड़ी उसे मारने के लिए गन बाहर निकालता है मगर नोबडी उसे शांत कर देता है। यहाँ मार्की उससे कहता है अगर तुमने चाकू निकाले बिना अपने हाथ को बाहर निकाला तो तुम एक भरोसेमंद इंसान हो। फिर नोबडी वैसा ही करता है जिससे उसका हाथ बीच में से कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर विंस्टन पे आता है जो कि कैरन को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। उस वक्त जॉन उससे मिलने वहाँ आया होता है। जॉन विंस्टन को एक मार्कर दिखाता है। विंस्टन उसे कहता है ये मार्की डिक्रामो का मार्कर है। अभी वो हाई टेबल की ओर से सारी डिसीजन ले रहा है और वो अभी किसी भी कीमत पर तुम्हें मारना चाहता है। जॉन विंस्टन से उसका पता पूछता है। विंस्टन उसे कहता है अभी वो पेरिस में है। फिर जॉन मार्की को मारने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तब विंस्टन उसे कहता है तुम ऐसे कितने लोगों को मारोगे? अगर तुमने मार्की को मार भी दिया तो हाई टेबल किसी दूसरे को तुम्हारे पीछे लगा देगा, इसलिए तुम मार्की को 1-to-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करो और इसके बदले अपनी आजादी मांग लो। फिर जॉन विंस्टन से कहता है मार्की को चैलेंज करने के लिए हाई टेबल के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे किसी परिवार की मोहर चाहिए होगी, मगर जॉन के साथ उसका परिवार अभी नहीं होता। फिर विंस्टन जॉन को उसके बर्लिंग की फैमिली के बारे में याद दिलाता है। फिर जॉन बर्लिन के एक चर्च में पहुंच जाता है। उस वक्त नोबडी भी जॉन का पीछा करते हुए बर्लिन आया होता है। फिर नोबडी मार्की को कॉल करके जॉन का पता बताता है। फिर आगे जॉन चर्च के अंदर जाकर वहाँ के फादर से मिलता है, मगर फादर उसका स्वागत करने के बजाय उसके ऊपर शॉटगन से शूट करते हैं। फिर जॉन को बंदी बनाकर एक चेयर से बांध देते हैं और उसके गले में एक फांसी का फंदा भी लगा देते हैं। फिर जॉन से मिलने उसकी सिस्टर कातिया आ जाती है। कातिया जॉन को देखकर काफी गुस्से में होती है और जॉन के हर सवाल पर उसका फांसी का फंदा ऊपर लेने का ऑर्डर दे रही होती है। कातिया जॉन से कहती है तुम्हारे कारण उसके पिता की जान चली गई और जिस इंसान ने उसके पिता का मर्डर किया होता है उसके सामने ही उसे घुटनों के बल झुकना पड़ा था। जॉन उससे कहता है वो फिर से परिवार में शामिल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन की बात सुनकर कातिया उसे सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए कहती है। उसका नाम कीला हार्कन होता है। ये वही इंसान होता है जिसने कातिया के पिता को मारा होता है। खैर अगर जॉन ने कीला को मार दिया तो जॉन कातिया के परिवार का फिर से सदस्य बन सकता है। फिर कातिया का एक
एक आदमी जॉन को लेकर किला हरकन के पास ले जाता है। उस वक्त केन और नोबडी भी वहाँ मौजूद होते हैं। फिर केला उनके साथ एक गेम खेलता है। जो भी उस गेम में हारेगा वो पहले जॉन को मार देगा, क्योंकि तीनों भी जॉन को मारना चाहते हैं। फिर केला गेम स्टार्ट करता है, मगर उस गेम में जॉन हार जाता है और बाकी के तीनों का टाई हो जाता है। फिर जॉन पत्ते से किला के गले पे वार करता है। आगे किला सबके ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। यहाँ जॉन किला का पीछा करने लगता है और एक क्लब के अंदर पहुंच जाता है। फिर किला जॉन को काफी बुरी तरीके से मारता है, मगर अंत में जॉन उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर निशाने के तौर पे जॉन उसका एक दांत निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब नोबडी उसके ऊपर गन से निशाना लगाता है, मगर केन वहाँ आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है जॉन को वो खुद मारेगा। आगे जॉन किला का दांत कातिया को दिखाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जॉन ने उसके पिता के कातिल को मार दिया है। आगे कातिया जॉन को उसके परिवार की मोहर देती है, जिससे जॉन मार्की को लड़ाई के लिए चैलेंज कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ विंस्टन मार्की से मिलने जाता है और उसे जॉन की तरफ से 1-to-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। पहले तो मार्की लड़ाई के लिए इनकार करता है, मगर विंस्टन उसे हाई टेबल के रूल्स बताता है, जिससे वो उसकी बात मान जाता है। आगे विंस्टन उससे कहता है अगर जॉन जीत जाता है तो उसका न्यूयॉर्क का होटल फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। मार्की विंस्टन की हर शर्त मान जाता है। फिर दोपहर के समय जॉन और मार्की की रूल्स को लेकर एक मीटिंग होती है, जहाँ हाई टेबल से हमबिगर वहाँ आया होता है। फिर मैच के रूल्स डिसाइड करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो उस मीटिंग में मुकाबले के लिए मॉर्निंग का समय तय होता है और मुकाबले की लोकेशन एक पहाड़ी वाला चर्च होता है और लड़ाई के लिए गन का यूज किया जाएगा। फिर मार्की और एक चाल चलता है और जॉन से खुद लड़ने की बजाय अपनी तरफ से केन को लड़ाई के लिए चुन लेता है। फिर हमबिगर मार्की से कहता है अगर जॉन मुकाबला जीत जाता है तो हाई टेबल जॉन की आजादी फिर से लौटाएगा और विंस्टन का होटल फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। आगे मार्की उसका मकसद बताता है कि वो लड़ाई जीतने के बाद जॉन और उसके कोऑर्डिनेटर विंस्टन को जान से मारना चाहता है। फिर हिम्बर्गर दोनों से कहता है मुकाबला कल सुबह लड़ा जाएगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। यहाँ केन मार्की से कहता है मैं जॉन से नहीं लड़ूंगा, मगर मार्की उसे कहता है अगर तुमने जॉन से मुकाबला नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। आगे जॉन बोहरी किंग से मिलने प्लेटफॉर्म पे जाता है, जहाँ उसे बोहरी किंग और विंस्टन भी मिलता है। फिर बोहरी किंग जॉन को एक बुलेट प्रूफ सूट देता है और उसे एक बेहतरीन रिवॉल्वर देता है। फिर बोहरी किंग जॉन को चर्च के पास की लोकेशन पे ड्रॉप करता है। यहाँ चिड़ी मार्की से कहता है आपने एक ब्लाइंड आदमी के हाथ में अपनी जिंदगी सौंप दी है, क्योंकि फेस टू फेस गन की बैटल में जॉन को हराना नामुमकिन है। मार्की चिड़ी से कहता है उसके लिए जॉन को पहले चर्च पहुंचना होगा, यानी चिड़ी को जॉन के चर्च आने से पहले ही मारना होगा। फिर मार्की जॉन के ऊपर का इनाम बढ़ाकर 26 मिलियन करता है और ये खबर पेरिस के हर किलर के पास रेडियो के जरिए पहुंच जाती है। ये खबर सुनते ही पूरी सिटी के गुंडे जॉन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर जॉन उनको मारते हुए चर्च की ओर बढ़ने लगता है, मगर कोई भी किलर जॉन का बाल भी बाका नहीं कर पाता। यहाँ मार्की अपने रूम में बैठकर जॉन के ऊपर नजर रख रहा होता है और मार्की काफी परेशान भी होता है, क्योंकि जॉन उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। फिर मार्की नोबडी को कॉल करके जॉन को मारने के लिए सुपारी देता है, मगर नोबडी उसके बदले $40 मिलियन मांगता है और मार्की भी उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। फिर जॉन एक घर में गुंडों को मार रहा होता है, तभी नोबडी वहाँ आ जाता है। फिर दोनों में फाइट शुरू होती है। तभी चिड़ी वहाँ आकर जॉन के ऊपर हमला करता है। तभी नोबडी का कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है। फिर चिड़ी उस कुत्ते को मारने वाला होता है। फिर जॉन चिड़ी के ऊपर गोलियां चलाता है, जिससे उस डॉग की जान बच जाती है, जिसे देखकर नोबडी जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भूल जाता है, क्योंकि जॉन ने उसके फेवरेट डॉग की जान बचाई होती है। आगे जॉन वहाँ से आगे बढ़ता है। यहाँ जॉन को लड़ते हुए काफी समय हो जाता है और सुबह होने वाली होती है। जॉन को जल्दी से जल्दी चर्च में पहुंचना है, नहीं तो हाई टेबल उसे मार देगा। फिर जॉन देखता है अब उसे 222 सीढ़ियों को चढ़ना है, मगर उन सीढ़ियों के ऊपर भी कई गुंडे होते हैं और वो जॉन के ऊपर आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर से जॉन उनको मारना चालू करता है और लास्ट की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तभी उसके सामने चिड़ी आ जाता है और जॉन को एक जोरदार लात मारता है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। तभी केन उसके पास आता है और जॉन से कहता है जॉन तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, मैं चाहता हूँ तुम फिर से सीढ़ियाँ चढ़ो। फिर केन और जॉन मिलकर ऊपर जाने लगते हैं। आधे रास्ते जाने के बाद चिड़ी जॉन के ऊपर फिर से हमला करता है। तभी नोबडी चिड़ी को गोलियों से मार देता है। फिर तीनों मिलकर फाइनली उस चर्च के सामने पहुंच जाते हैं। फिर हिम्बर्गर जॉन और केन को उनके बुलेट प्रूफ सूट उतारने को कहता है और उनको गेम्स के रूल्स बताता है। हिम्बर्गर उनसे कहता है तुम दोनों को 30 फीट दूर एक दूसरे की तरफ खड़ा रहना है और फिर शूट करना है। तुम्हें सिर्फ एक गोली दी जाएगी। अगर तुम दोनों जिंदा बच गए फिर तुम 2 फीट से एक दूसरे को शूट करोगे। आगे मैच शुरू हो जाती है। पहले राउंड में जॉन और केन को भी गोली लगती है, मगर उनमें से कोई भी नहीं मरता। फिर सेकंड राउंड में भी वैसा होता है। फिर लास्ट राउंड में हिम्बर्गर दोनों को 10 फीट पर खड़े रहने के लिए कहता है। फिर जॉन को बुलेट देते वक्त विंस्टन उससे कहता है केन को मार दो, यानी कि जॉन जानबूझकर केन को नहीं मार रहा होता। आखिर राउंड में केन की गोली जॉन के पेट में लग जाती है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। ये देखकर मार्की काफी खुश होता है और केन के पास आकर उससे कहता है मुझे अपनी गन दो, मगर केन उससे कहता है पहले मुझे और मेरी बेटी को आजाद कर दो। फिर मार्की ऐसा
ऐसा ही करता है और जॉन को गोली मारने के लिए जाता है। तभी विंस्टन मार्की से कहता है, अबे घमंडी नासमझ इंसान, जॉन ने तो गोली चलाई ही नहीं। फिर जॉन मार्की के सर में गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हैम्बर्गर जॉन को हाई टेबल की ओर से आजाद कर देता है। यहाँ जॉन को गोली लगने के कारण जॉन का काफी खून बह जाता है और जॉन उस चर्च की सीढ़ियों पर गिर जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम जॉन और उसकी वाइफ की कब्र को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है जॉन द लविंग हस्बैंड। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जॉन हमें अगले पार्ट में दिखने वाला है या नहीं। और ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।